हेलो एवरीवन। तो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है युग्मक जनन। जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, हम आपका 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है आपका बायोलॉजी का, मानव जनन, वो पढ़ रहे हैं। अब जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो भाई आपको कुछ लगभग 7 टॉपिक बताए थे कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक था आपका जनन तंत्र। तो भाई हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में पूरा पढ़ लिया है। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है युग्मक जनन। युग्मक, भाई जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमारे जो जनन तंत्र हैं इनमें कुछ कोशिकाएं बन रही हैं, है ना, जिन्हें हम गैमीट या फिर युग्मक बोलते हैं। अब इनके बनने की जो प्रक्रिया है इसी को ही हम युग्मक जनन या फिर गैमिटोजेनेसिस बोल देते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम मेल की बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेल में जो युग्मक होता है उसे क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म। और स्त्रियों के अंदर जो युग्मक होता है उसे बोला जाता है अंडाणु, और उसको एग या फिर ओवम बोल देते हैं। अब याद रखना भाई, पुरुषों में जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोल देते हैं हम भाई शुक्राणु जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्त्रियों में जो अंडे की बनने की प्रक्रिया है उसको हम बोल देते हैं अंड जनन और ऊजेनेसिस। अब देखो एक चीज, कि भाई शुक्राणु जनन हो चाहे अंड जनन हो, ये दोनों ही युग्मक जनन की प्रक्रिया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों में बनना युग्मक ही है। तो भाई दोनों में कुछ जो चीजें होंगी वो समान होंगी, एक जैसी होंगी, है ना, कि दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, एक प्रोसेस मेल में हो रही है और दूसरी प्रोसेस फीमेल में हो रही है ना। और युग्मक जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर, संरचना वगैरह सब कुछ अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर कुछ डिफरेंस भी होगा, है ना। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई एक तो आपको इन दोनों में क्या समानता देखने मिलेगी और क्या असमानताएं आपको देखने मिलेंगी। भाई सबसे पहली चीज, समानताओं की बात कर लेते हैं। देखो समानताओं में क्या है भाई, जैसे भाई गैमीट बनना है, युग्मक बनना है, अब चाहे वो शुक्राणु बनना हो चाहे वो अंडाणु बनना हो, आपको गैमिटोजेनेसिस में, युग्मक जनन में, 3 स्टेजेस, 3 फेज हमेशा सेम मिलेंगे। देखो सबसे पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम गुणन अवस्था। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। अब देखो है कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु बनना है वो उनकी पूरी जिंदगी भर चलता रहता है ना। प्यूबर्टी पे शुक्राणु बनना चालू हो जाते हैं और फिर लाइफ टाइम शुक्राणु बनते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे शरीर के अंदर जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनने हैं वो अनलिमिटेड नंबर में है। भाई हमारे शरीर में अंग हैं और अंगों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो लिमिटेड नंबर में होंगी। तो देखो कहानी क्या होती है, हमारे शरीर में जैसे मान लो कोई ये कोशिका है, ठीक है, और इसको कोई युग्मक बनाना है। तो जनरली होता क्या है, वो जो कोशिका है वो डायरेक्टली अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक को नहीं बनाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपके पास एक कोशिका है और उसी ने डिवाइड करके युग्मक बना दिया, तो वो कोशिका तो खत्म होगी हमारे शरीर में से। और ऑब्वियस सी बात, अगर वो खत्म हो गई तो फिर दोबारा से स्पर्म बनेंगे कहां से? तो ऐसे कहानी ऐसे नहीं चलती। देखो होता क्या है कि जिससे भी क्या बनना है, युग्मक बनना है, वो कोशिका सबसे पहले क्या करती है, माइटोसिस शो करती है, मतलब समसूत्री विभाजन शो करती है वो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देना, इसको अर्धसूत्री लिख दिया है, ये समसूत्री विभाजन होगा। तो देखो माइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ रहे कि भाई एक सेल थी, एक सेल ने डिवाइड किया, अब यहाँ पे 2 सेल बन गई, एक सेल ये हो गई और एक ये हो गई। अब इसमें होता क्या है, जो एक कोशिका है वो विभाजन करके क्या बना देगी, वो युग्मक को बना देगी, और दूसरी जो कोशिका है वो स्टोर हो जाएगी। फिर जरूरत पड़ेगी युग्मक की, तो वो जो कोशिका है एक जो बची हुई है वो पहले माइटोसिस से डिवाइड करेंगी, 2 हुई, फिर एक डिवाइड करके युग्मक बना देगी और एक पड़ी रहेगी। तो इसी तरीके से जो सप्लाई है इन गैमीट्स की वो जारी रहती है। ठीक है, इस तरीके को याद रखना। अब देखो, चाहे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो चाहे अंडाणु जनन की, होगी ये प्रोसेस दोनों में ही। लेकिन अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है कि भाई जैसे अगर आप बात करो, मेल में ये जो गुणन अवस्था होती है ये इनकी पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। इसीलिए मेल में कभी भी मीनोपॉज जैसी कभी कंडीशन आती नहीं है। उनमें ऐसा कभी नहीं होता कि एक टाइम पे आके शुक्राणु बनना बंद हो जाएंगे।
लेकिन एक चीज याद रखना भाई, महिलाओं के अंदर ये जो अवस्था होती है गुणन अवस्था, ये केवल उनके एम्ब्रियोनिक फेज में, जब वो भ्रूण अवस्था में होती है तभी होती है, जब उनकी ओवरी वगैरह बन रही होती है। उसके बाद फिर और कोई नई उगोनिया कोशिकाएं जो होती हैं वो अंडाशय के अंदर नहीं बनती। जन्म के बाद कोई भी नई कोशिका नहीं बनती। यही कारण है कि भाई एक टाइम पर आके ओवरी के अंदर जो पुट्टक होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो खत्म हो जाती है, और वुमन में जो अंडाणु बनना है वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो आप याद रखना, चाहे आपका अंडजननी प्रोसेस हो या फिर आपके शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो, दोनों में पहला फेज जो आपको देखने मिलेगा वो है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब दूसरे फेज की बात करते हैं भाई। दूसरे फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज और वृद्धि अवस्था बोलते हैं। अब वृद्धि अवस्था में क्या भाई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी आप चैप्टर पढ़ते हो, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। उसमें आप पढ़ते हो ना कि G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। ठीक है। मतलब ये जो फेज होता है इसको ग्रोथ फेज बोला जाता है। कि भाई कोई भी कोशिका, जैसे भाई यहां पर ये जो कोशिका है, मान लो इन कोशिकाओं को विभाजन करके क्या करना है, कोई युग्मक बनाना है। तो होता क्या है, कोई भी कोशिका अपने आप को डिवाइड करने से पहले वो तैयारी करती है, क्योंकि भाई दो कोशिकाएं बननी है, तो दोनों को जो कोशिका अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, वो दोनों को देने हैं, न्यूक्लियस दोनों को देना है, झिल्ली दोनों को देनी है। तो वो बहुत सारी तैयारियां करती है। और होता क्या है, इन सारी चीजों को स्टोर करने के बाद वो जो कोशिका होती है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चाहे शुक्राणु बनना हो चाहे अंडाणु बनना हो, इन दोनों के ही बनने से पहले क्या होगा, जिन कोशिकाओं से ये बनेंगे उनके अंदर वृद्धि हमको देखने मिलती है। तो ये जो सेकंड फेज होता है आपके युग्मक जनन के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं वृद्धि अवस्था। फिर तीसरा फेज, तीसरा जो फेज है उसको बोलते हैं हम परिपक्वन अवस्था या फिर मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। अब ये वो फेज है जिसके अंदर आपकी जो कोशिकाएं होंगी वो अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक को बनाएंगी। अब अगेन आप लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ रखा होगा कि भाई जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो चरण में होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है और फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा। ठीक है। अब चाहे अंडाणु बनना हो चाहे शुक्राणु बनना हो, होना दोनों में ही मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन होना है। लेकिन अगेन डिफरेंस है कि भाई होता क्या है, शुक्राणु जब बनते हैं तो शुक्राणु प्यूबर्टी के बाद बनना चालू होते हैं, और उनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कहीं पर रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन मैंने आपको अंडाशय का स्ट्रक्चर बताया था कि भाई हमने डिस्कस किया था कि स्त्रियों में क्या होता है, उनका जो अंडाणु बनना है वो यौवनारंभ के मतलब गर्भ भ्रूण अवस्था के टाइम पर ही चालू हो जाता है, और उसी टाइम पर जो प्राथमिक अंडक बनता है वो मियोसिस 1 में चला जाता है, और फिर मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज पे बैठा रहता है। फिर जब प्यूबर्टी आती है, फिर जब फॉलिकल्स में वृद्धि होती है, तो तृतीय पुटक के अंदर फिर वो पहला अपना जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पूरा करता है। फिर भाई द्वितीय अंडक बनना, फिर वो किस में चला जाता है, वो मियोसिस 2 में चला जाता है। फिर वो मियोसिस 2 में जाने के बाद अपने आप को मेटाफेज पर रोक लेता है। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है उनके अंदर, जब एक स्पर्म उसके अंदर एंट्री लेगा। तो देखो होना क्या है, कहानी ये है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन होना है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु जनन के समय पर होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि डायरेक्टली वो मियोसिस में एंटर करेगा और शुक्राणु बना देगा। लेकिन जो फीमेल्स में होता है वो एक डिसकंटिन्यूस फैशन में, मतलब निरंतर नहीं होता। चालू कब हुआ, भ्रूण अवस्था में, फिर एक डेवलपमेंट कब कंप्लीट होता है, जब तृतीय पुटक बनता है, और फिर अल्टीमेटली जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो कब कंप्लीट होगा, जब एक स्पर्म उस अंडाणु के अंदर द्वितीय अंडक के अंदर एंट्री लेता है। ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना। तो देखो कॉमन चीज क्या है कि भाई चाहे शुक्राणु जनन हो चाहे अंडाणु जनन हो, आपको ये तीनों अवस्थाएं देखने मिलेंगी। गुणन अवस्था होगी जिसमें वो माइटोसिस से डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ताकि उनकी जो सप्लाई है वो कई दिनों तक या पूरी लाइफ टाइम चालू रहे। या दूसरा फिर जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं वृद्धि, क्योंकि अब इनको अर्धसूत्री विभाजन करना है, और विभाजन से पहले हर कोशिका अपने आप को तैयार करती है कई सारी चीजों को स्टोर करके, तो जिससे उसका साइज बढ़ जाता है थोड़ा सा, जिसको हम वृद्धि अवस्था बोल देंगे। और फिर फाइनली वो क्या होगा भाई, जो अर्धसूत्री विभाजन है वो ना, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2, इसको करके क्या बनाएंगे, वो एक युग्मक को बना देंगे। ठीक है। तो भाई इसमें युग्मक जनन में हम दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुक्राणु जनन के बारे में।
ठीक है, फिर नेक्स्ट एक लेक्चर अलग से हम पढ़ेंगे अंड जनन के बारे में, oogenesis के बारे में। तो भाई जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है वो आपके कब चालू होती है भाई, जब प्यूबर्टी आती है। तो हम कहते हैं ना भाई कि जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने पर, है ना, यौवनारंभ आने पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनने लगता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके दो हार्मोन्स को बनवाता है जिसका नाम है एलएच और एफएसएच। फिर अगर आपको याद हो, हमने मानव जनन तंत्र में आपको जो नर जनन तंत्र था उसमें बताया था कि भाई जो एलएच है ये पुरुषों में किस में जाता है, ये पुरुषों में जाता है लिडिक कोशिका के ऊपर, और फिर लिडिक कोशिका से क्या बनवाता है, एक हार्मोन को बनवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है भाई, ये जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है उसको ये चालू कर देगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना भाई, जैसे प्यूबर्टी आई जीएनआरएच का लेवल बढ़ा, जीएनआरएच का लेवल बढ़ते ही एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है। एलएच जाकर काम करता है किसके ऊपर, जो टेस्टिस के अंदर लिडिक कोशिकाएं होती है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर, वहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है। और टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर जो सेल्स होती हैं जिनको नर जर्म कोशिकाएं बोलते हैं हम, उनके ऊपर काम करके शुक्राणु को बनाना चालू कर देते हैं। अब देखो शुक्राणु बनने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, उसके बारे में लिख मैंने यहां पर दिया है, तो आप इसको पढ़ यहां से सकते हो। अब हम स्टेप्स देखते हैं भाई क्या क्या होगा। भाई जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था भाई कि जो स्पर्म का निर्माण है वो कहां पर होता है, वो हमारे वृषण के अंदर कुछ क्या होती है, नलिकाएं होती है जिन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप देखो तो आपको कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं जिनको हम शुक्राणुजन कोशिकाएं बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगेन, आपको इनके अंदर जो गुणसूत्र के नंबर है, इनकी जो प्लॉइडी है वो याद रखनी है। भाई जैसे हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, दो जोड़ी होते हैं ना, तो उसको हम 2n से लिख देते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली मैच द कॉलम में कि भाई बताओ इसमें से हैप्लॉइड कौन सी होगी, डिप्लॉइड कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहला फेज कि जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं ये समसूत्री विभाजन करेंगी, और समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या करती हैं, ये और ज्यादा जो आपकी शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं उनको बनाएंगी। अब ओबवियस सी बात है, माइटोसिस हुआ है तो यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसका नाम ही है ना समसूत्री विभाजन। तो हम जानते हैं कि भाई माइटोसिस जब होता है तो उसमें जो पेरेंटल कोशिका होती है और जो डॉटर कोशिका होती है उनमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो एक समान ही रहती है। तो पहला स्टेज भाई क्या हुआ, सबसे पहले उसने माइटोसिस से डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाया। अब इसमें से क्या है, जैसे आप देख सकते हो कुछ कोशिका वापस से क्या होती है, स्टोर हो जाएंगी, है ना, सारी तो डिवाइड नहीं करके एक शुक्राणु बना देंगे, कुछ स्टोर हो गई ताकि वो बाद में काम आए। अब ये जो शुक्राणुगन कोशिका बची ये वाली, जैसे मान लो कि इससे अब स्पर्म बनना है, तो अब ये किस में जाएगी भाई, अब ये एंटर करेगी जो आपका परिपक्वन अवस्था होती है, मैच्योरेशन जो फेज होता है। अब मैच्योरेशन फेज में याद रखना कि भाई जैसे सबसे पहले ये वृद्धि करेगी, है ना, तो एक चीज याद रखना भाई, जैसे शुक्राणुजन कोशिका है उसने वृद्धि करी, वृद्धि करने के बाद भाई कोशिका थोड़ी सी अलग सी कोशिका बन जाती है, उस कोशिका को बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और obvious सी बात है भाई, जैसे शुक्राणुजन कोशिका है इसमें खाली वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि होने के बाद obvious सी बात है जो गुणसूत्र की संख्या है उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो आपकी शुक्राणुजन कोशिकाएं भी डिप्लॉयड होती हैं और जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती है वो भी डिप्लॉयड होती हैं। अब ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है ये एंटर करती है किसके अंदर, मियोसिस वन के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन वन में जाएगी। और अर्धसूत्री विभाजन वन में जाने के बाद भाई इसने यहां पर ये दो कोशिकाएं बना दी, है ना, इन कोशिकाओं को बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं हम द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। अब obvious सी बात है, जैसे आप लोगों ने भाई 11th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लॉइडी में जो चेंज होता है वो मियोसिस वन के अंदर ही होता है ना, एक्चुअली जो रिडक्शनल डिवीजन जिसको बोलते हैं हम वो मियोसिस वन के अंदर ही होता है, कि जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी इसी में हो जाती है। तो ये जो प्राथमिक आपकी शुक्राणु कोशिका है इसने मियोसिस वन किया और क्या बना दिया, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बना दी। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये होगा तो प्लॉइडी जो है उसकी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं
इनको बोला जाता है क्या, मतलब ये इनके अंदर गुणसूत्र अगर आप देखोगे तो वो एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड होती हैं वो कोशिकाएं। अब ये जो आपकी द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनी, ये किसमें प्रवेश करवाएंगी? अब ये प्रवेश करेंगी अर्धसूत्री विभाजन 2 के अंदर, और फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 करने के बाद ये वहां पर एक कुछ दूसरी कोशिकाएं बनाती है जिसको हम शुक्राणु परसू बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स इनको बोला जाता है। और याद रखना मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है। तो शुक्राणु जो द्वितीय आपके शुक्राणु कोशिका है और जो शुक्राणु परसू है, ठीक है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो एक जैसी ही होती है। तो आप याद रख लेना भाई, शुक्राणुजन डिप्लॉयड होती हैं, उनमें वृद्धि हुई तो क्या बना आपकी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, वो भी डिप्लॉयड होती हैं। फिर ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ये मियोसिस 1 करेंगी, तो इसके पहले जितनी कोशिकाएं होंगी वो सब डिप्लॉयड होंगी, इसके बाद की जितनी कोशिकाएं होंगी वो सब हैप्लॉयड होंगी, है ना। तो शुक्राणु परसू ये भी हैप्लॉयड होता है। अब देखो नॉर्मली अगर हम देखें जो शुक्राणु होता है उसको आपने देखा उसकी शेप कुछ ऐसे टैडपोल जैसी होती है। अब अभी इसकी संरचना भी पढ़ेंगे कि एक शुक्राणु के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने मिलती है। अब होता क्या है, जब ये शुक्राणु परसू बने तो लास्ट चीज फिर इनकी जो रह जाती है वो है इनका विभेदन, है ना। शुक्राणु परसू को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा राउंड होता है, अंडाकार या फिर ओवल शेप में आपको देखने मिलेगा। और होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। अब इतना सारा साइटोप्लाज्म होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो स्पर्म अगर उसको बना दिया उसी चीज से वैसे ही, तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। तो होता क्या बेसिकली आम भाषा में, मतलब नॉर्मल वे में देखे तो इसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं और धीरे धीरे ये एक टैडपोल जैसी शेप ले लेता है, और उस टैडपोल जैसी शेप को बोला जाता है शुक्राणु, या फिर इंग्लिश में इसको बोल देते हैं स्पर्म और स्पर्मेटोजोवा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लेना भाई। ये स्टेप्स हो गए, कौन कौन से स्टेप भाई? सबसे पहले शुक्राणुजन कोशिकाएं थी, इन्होंने माइटोसिस से कुछ और शुक्राणुजन कोशिकाओं को बनाया, फिर उनमें से कुछ में वृद्धि हो गई जिनको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं, वो मियोसिस 1 में गया जिससे द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनी, फिर वो मियोसिस 2 करते हैं जिससे आपके शुक्राणु परसू बनते हैं, फिर शुक्राणु परसू के अंदर विभेदन होता है, और विभेदन होने के बाद भाई एक टैडपोल जैसी संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु या फिर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इसको बोला जाता है। अब एक चीज याद रखना भाई, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि ये जो शुक्राणु बन रहे हैं ये कहां पर बनते हैं, ये आपकी जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनके अंदर बनते हैं। और आपको पता हो कि भाई शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर हमें कुछ सेल्स मिलती है जिनको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं, है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे ये शुक्राणु बनते हैं इनका जो हेड है वो ऐसे क्या है इन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धस जाता है ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे ही रहेंगे। तो ये सर्टोली कोशिका उनके अंदर कुछ चेंजेस करती हैं, फिर होगा क्या भाई, जैसे ही सिग्नल आएगा, होता क्या है कि ये जो आपके शुक्राणु है ये इस सर्टोली सेल से निकलकर जो आपकी शुक्रजनक नलिका है उससे बाहर जाने लग जाते हैं। तो शुक्राणुओं का सर्टोली सेल से निकलकर शुक्र नलिक जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनसे बाहर जाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोला जाता है वीर्य सेचन, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ये वर्ड लिख लेना आप, इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन या फिर इसको बोलते हैं हम वीर्य सेचन। तो ये भाई आपके मेन मेन स्टेप्स जो कि आपके शुक्राणु जनन में होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सबसे पहले जैसे किशोरावस्था पे ये आपको क्या होगा देखने मिलेगा, प्रारंभ इसका। वो क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस टाइम पर हार्मोन में कुछ चेंजेस होते हैं, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या होंगे, वहां पर शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं वृद्धि करके, फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं मियोसिस 1 करके द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनाएंगी, फिर वो मियोसिस 2 करके शुक्राणु परसू बनाते हैं, और फाइनली वो बाद में क्या होंगे, विभेदित होकर शुक्राणु बना देंगे, ठीक है। और याद रख लेना भाई, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं से निकलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम वीर्य सेचन या फिर स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहां पर ये नहीं होगा, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें भाई तो शुक्राणु के संरचना के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई सारे। अब देखो होता क्या है
कि जैसे अगर हम शुक्राणु परसू को देखें तो उसमें क्या क्या भाई, जैसे कोशिका है तो उसमें केंद्रक होगा एक हैप्लॉइड, बाहर एंडोप्लाज्म जो अंत्य द्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगा, गोल्जी एपरेटस वगैरह होते हैं। इसके अलावा वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। तो जो भी एक सेल में आपने पढ़ रखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। अब देखो होता क्या है, जब एक शुक्राणु बनता है तो वो कुछ ऐसे टेडपोल जैसी शेप ले लेता है, और फिर इसकी संरचना को मेनली हम कितने चार भाग में तोड़ते हैं। सबसे पहला वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हम शीर्ष, हेड। अब इस हेड में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि भाई सबसे पहले जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो इसी के अंदर मिलता है आपको। अब इस न्यूक्लियस के आगे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक टोपी जैसा एक कैप जैसी संरचना होती है जिसको अग्रपिंड बोलते हैं। अब पहली बात भाई, अग्रपिंड बनता किससे है भाई, यही जो कोशिका है वो आपके शुक्राणु में परिवर्तित हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है भाई, आपने सुना होगा ना गोल्जी एपरेटस, वो हमारी जो गोल्जी उपकरण होता है वो कोशिका में ऐसे पड़ा हुआ रहता है। अब यही गोल्जी उपकरण क्या है, थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है और इस शीर्ष भाग में, हेड वाले भाग में जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ एक कैप जैसे स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे हम एक्रोजोम या फिर अग्रपिंड बोलते हैं। अभी के लिए इतना याद रख लेना कि इस अग्रपिंड के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म की मदद करते हैं अंडाणु के अंदर प्रवेश करने में। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं उनको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हेड के पीछे जस्ट आप देखोगे तो आपको एक छोटी सी वहां पर क्या देखने मिलेगी, नेक और ग्रीवा देखने मिलती है। अब इस नेक के पीछे अगर आप देखो तो यहां पर आपको देखने मिलता है क्या, मध्य खंड और मिडल पीस। इस चीज को याद रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसको एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस बोला जाता है स्पर्म का। देखो होता क्या भाई, जैसे ये शुक्राणु परसू है आपका, अब इस शुक्राणु परसू के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में फैले हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब शुक्राणु बनता है तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सारे के सारे यहीं बीच में आ जाते हैं, इस पूरे एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगी, सूत्र कणिकाएं देखने मिलेंगी। तो मिडल ये पीस जो है ना, ये एक ट्यूब की तरह याद रख लेना। उस ट्यूब में अगर आप देखोगे तो बाहर तो भाई झिल्ली होगी, जैसे ऐसे ट्यूब है पूरी, उसको ऐसे समझो, तो ये ऐसे ट्यूब है पूरी। उसमें सबसे ऊपर की साइड अगर आप देखोगे आपको यहां पर एक सेंट्रियोल मिलता है जिसको हम समीपस्थ तार केंद्रक बोलते हैं। और दूसरा वाला जो तार केंद्रक होता है वो रूपांतरित होकर बीच में ऐसे एक फिलामेंट बना देता है जिसको एक्सिल फिलामेंट बोलते हैं। और इसी फिलामेंट के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसे कुछ स्पाइरल फॉर्म के अंदर अरेंज रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे स्पाइरली वो अरेंज है यहाँ पर। तो एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, याद रखना, इसको एक बार पूछ भी लिया था एग्जाम में। इस स्पेशल अरेंजमेंट को बोला जाता है निबैनकन। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखना भाई, सबसे पहले जो हेड वाला भाग है उसके अंदर क्या है, एक तो केंद्रक हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और अग्रपिंड है। अग्रपिंड में दो चीजें याद रख लेना कि पहला तो बना किससे, तो वो बनता है आपका किससे, आपका गोल्जी उपकरण से बनता है। दूसरा काम क्या है, तो याद रखना इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद एक छोटी सी नेक होती है, नेक के बाद होता है मध्य खंड। अब इस मध्य खंड में अगर आप देखोगे सबसे ऊपर आपको समीपस्थ तार केंद्रक मिलता है। इसका काम हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आप याद रखना, जैसे भी हमने पढ़ा भी कि जो अंडोत्सर्ग जब होता है, ओव्यूलेशन जब होता है, तो जो रिलीज होती है ना कोशिका, वो अंडाणु नहीं होती एक्चुअली, वो द्वितीय अंडक होता है और वो मेटाफेज स्टेज पर रुका हुआ होता है। वो क्यों रुका हुआ होता है, तो अभी के लिए याद रख लेना कि उसके पास सेंट्रियोल नहीं होते। तो जब स्पर्म अंदर जाता है तो उसको सेंट्रियोल मिलते हैं और फिर वो अपना जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है उसको पूरा करता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो फिलहाल अभी याद रख लेना कि ऊपर की तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, जो समीपस्थ तार केंद्रक होता है वो देखने मिलेगा, और जो दूरस्थ होता है वो मॉडिफाइड होकर एक फिलामेंट बना देता है जिसको हम एक्सिल फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी एक्सिल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सूत्रकणिकाएं होती हैं वो अरेंज होती हैं, और जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसे स्पाइरल अरेंजमेंट होती है ना, एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको नाम दिया जाता है निबैनकन। फिर स्पर्म के लास्ट में अगर आप देखोगे आपको इसकी पूंछ मिल जाएगी, टेल, ठीक है। टेल का काम क्या है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म को आगे जाना है तो अपनी इसी टेल को ऐसे हिलाते हुए या फिर ऐसे स्पाइरली मूव करते हुए आगे की तरफ जाता है। तो ये अगर आप एक शुक्राणु में देखोगे तो ये कुछ संरचनाएं आपको
देखने मिल जाएंगी वहां पर। अब नेक्स्ट जैसे अगर हम देखें भाई, जैसे कुछ एक छोटा सा डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में कि भाई नॉर्मली जब क्या होगा, इजैक्यूलेशन होता है ना, कि भाई जब वीर्य निकलता है बॉडी से, तो वीर्य जो होता है भाई, आपको ये पहले भी मैंने बताया था कि जिसको सीमन या फिर वीर्य बोलते हैं, उसमें दो चीजें होती है, शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणुओं के साथ साथ जो मेल के अंदर ग्रंथियां होती हैं, वो इन शुक्राणुओं के चारों तरफ कई सारे द्रल जो तरल होता है, द्रव्य, उसको स्रावित करती है, जिसको हम शुक्रिय प्लाज्मा बोलते हैं। अब एक चीज आप याद रख लेना, एक इफेक्टिव फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, मतलब निषेचन होने के लिए आपको याद रखना कि जो इजैक्यूलेशन हो रहा है, जो वीर्य निकल रहा है, उसके अंदर लगभग 20 से 30 करोड़ क्या होने चाहिए, शुक्राणु होने चाहिए। और उन 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में से लगभग 60% जो स्पर्म है, उनका जो आकृति है, जो आकार है, वो समान होना चाहिए। अभी के लिए आप याद रखना भाई, हमारे जितने भी शुक्राणु बनते हैं वो सारे ऐसे नहीं होते। कई शुक्राणु बनते हैं जिनके डबल हेड होते हैं ऐसे, कई शुक्राणु बनते हैं उनका हेड बहुत बड़ा होता है, कई शुक्राणु बनता है उसका हेड बहुत छोटा होता है, कई शुक्राणु में जो पूंछ होती है वो घूमी हुई होती है ऐसे, कईयों में पूंछ बहुत छोटी होती है। तो अभी के लिए इतना कहूंगा कि भाई जब शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु बनते हैं, तो सारे शुक्राणु के जो आकार और जो आकृति संरचना वगैरह है, वो सेम नहीं होते। हमारे बॉडी में कई सारे डिफेक्टिव शुक्राणु भी बनते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो शुक्राणु बन रहे हैं, उसके अंदर लगभग 60% जो शुक्राणु है, उनका जो आकार है और जो उनकी आकृति है, साइज और जो शेप है उसका, वो नॉर्मल होना चाहिए। और आप लोग जानते हो भाई कि जैसे ही स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाते हैं, आपने देखा ना, वो रेस लगाने लग जाते हैं, है ना, स्विम करना स्टार्ट कर देंगे तेज। तो उनकी मूवमेंट जो है, स्पीड जो होती है उनकी, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत फास्ट नहीं होंगे तो होगा क्या, वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएंगे, अंडाणु तक निषेचित नहीं कर पाएंगे उसको। तो होता क्या है भाई, ये कहते हैं कि जो 20 से 30 करोड़ क्या है शुक्राणु रिलीज हो रहे हैं, उनमें से लगभग 40% जो स्पर्म्स हैं, उनकी जो गतिशीलता है, जो मोटिलिटी है, वो बहुत ही तेज होनी चाहिए, विक्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो इसे अगर मान लो अगर 60% स्पर्म नॉर्मल नहीं है, तो इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बांझपन जिसको हम बोलते हैं, कि भाई उससे निषेचन में दिक्कत आएगी और बच्चे करने में उससे प्रॉब्लम आती है, और अगर स्पीड भी कम हुई तो भी दिक्कत आती है। तो एक छोटा सा डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको भी आप देख लेना। तो आज की क्लास में अभी हम खाली ये जो आपकी प्रोसेस है शुक्राणु जनन, वही डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अंड जनन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू टू ऑल।